महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के स्वाध्याय में हम लोग त्राटक के संबंध में ज्ञान प्राप्त करेंगे कि त्राटक कैसे किया जाए। गुरुदेव लिख रहे हैं, हमारे नेत्र बहुत ही संवेदनशील होते हैं और बहुत सक्रिय होते हैं। हमारे नेत्रों के ऊपर पलक होती है। ये पलक प्रायः 1 मिनट में कई बार झपकती है और लगभग 30 सेकंड तक पलक हमारी आंखों को बंद रखती है 1 मिनट में, और लगभग 30 सेकंड तक खुली रखती है। पर यह पलक झपकने का कार्य इतनी तीव्र गति से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। गर्भस्थ शिशु में जो आंखें होती हैं वो लगभग 5 महीने में ही बन के तैयार हो जाती हैं। जब बच्चा 5 महीने का होता है माँ के पेट में, तो गर्भस्थ शिशु की आंखें बन के तैयार हो जाती हैं। लेकिन आंखों के वृद्धि का क्रम लगभग 6 वर्ष तक की अवस्था तक चलता रहता है। गुरुदेव लिख रहे हैं कि मस्तिष्क के द्वारा जो आंखों के द्वारा देखे गए चित्रों का अपने स्तर पर मन के सहयोग से जो आकलन होता है, जैसे आपकी आंखों के सामने कोई एक जीव आता है नया, शेर है, चीता है, आपकी दोनों आंखें उसका चित्र बनाती हैं मस्तिष्क में। दोनों आंखों के द्वारा बनाए गए चित्र को एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज किया जाता है, जिसके द्वारा उस जीव की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, आपसे उस जीव की दूरी कितनी है, ये सब आप मस्तिष्क में तय कर लेते हैं। उसके बाद मस्तिष्क में उस जीव के बारे में जो भी जानकारी पहले से संग्रहित थी, उसके आधार पर आपकी धारणा बनती है क्या किया जाना चाहिए। तो मस्तिष्क में दृष्टि संबंधी प्रखरता और परिपक्वता का क्रम पूरा होने में 25 वर्ष लग जाते हैं। अर्थात मस्तिष्क में दृष्टि के जो केंद्र हैं उनमें परिपक्वता आने में 25 से 26 साल का समय लगता है। इस उम्र के बाद मस्तिष्क के दृष्टि केंद्र परिपक्व होते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारे, और आप सबको पता भी है कि हमारी आंखों में लैक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं जिनसे आंसू निकलते रहते हैं। इनका काम क्या होता है, पलक झपकती है तो उस पलक के आंखों के ऊपर चलने के लिए फ्रिक्शन ना आए, इसके लिए उसको सजल रखा जाता है। तो आंसू जो है पलक के झपकने में सहायता करते हैं, आंखों को सजल रखते हैं, जिससे पलक जो है बड़े आराम से झपकती है, ऊपर जाती है। इसके साथ साथ आंसू बहते रहने के कारण जो भी वातावरण की धूल, मिट्टी, गंदगी जो इकट्ठा हो जाती है आंखों पे, वो पलक झपकने से साफ हो जाती है और आंसुओं के द्वारा साफ हो जाती है। गुरुदेव ने इसका कंपैरिजन किया है कि बरसात के दिनों में जैसे मोटर ड्राइवर के सामने विंडशील्ड के वाइपर जो होते हैं, उस वाइपर के द्वारा हम बरसात की बूंदों को हटा देते हैं और क्लियर दिखता है, उसी तरह से पलक झपकने का भी काम चलता रहता है। अश्रु जल जो है ये भी आंखों की सफाई करते रहते हैं। आंखों के द्वारा हम लोग जितना भी ज्ञान मस्तिष्क को प्राप्त होता है उसका लगभग 80 से 85% केवल आंखों के द्वारा मस्तिष्क को ज्ञान प्राप्त होता है। आंखों में बहुत सारे कलर्स को पहचानने की क्षमता होती है। लगभग 700 तरह के कलर्स हमारी आंखें डिफ्रेंशिएट कर पाती हैं। जो बेसिक कलर्स हैं उनसे भी बहुत ज्यादा कई तरह के कलर्स के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन हमारे आंखों के कलर पहचानने की जो क्षमता है वो थोड़ी कम है। अब एक बात आपको समझनी पड़ेगी, आंखें जो कुछ भी देखती हैं उसको देखने के लिए उस वस्तु पे किसी प्रकाश का पड़ना आवश्यक है। जब मान लीजिए आप कोई चीज देख रहे हैं तो दिन में सूर्य का प्रकाश उस वस्तु पे पड़ेगा, परावर्तित होकर आपकी आंखों में आएगा, तब उस वस्तु का चित्र आपकी आंखों में बनेगा, जो कि तंत्रिकाओं के द्वारा, नर्व्स के द्वारा वो मस्तिष्क के दृष्टि केंद्र तक जाए। अब यहाँ पे एक बात ये समझने की है कि जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो वास्तव में परावर्तित प्रकाश है, और अगर कोई कांच जैसी चीज है तो उसके थ्रू जो रिफ्रैक्शन
के थ्रू जो लाइट आई है वो आती है, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं, जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके थ्रू रिफ्लेक्ट होके लाइट आती है। तो ये लाइट को ही हम परसीव करते हैं आंखों में, और अगर लाइट ना हो अर्थात अंधेरा हो तो जो चीजें हैं वो रखी तो हैं अंधेरे में लेकिन हमें दिखाई नहीं दे। अब गुरुदेव इसका एक और बात बता रहे हैं, त्वाटक को समझने से पहले एक चीज और समझिए, ये रडार क्या करता है। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। आपको पता होगा जैसे शत्रु की भूमि से, मान लीजिए पाकिस्तान से कोई हवाई जहाज उड़ता है अटैक करने के लिए, तो हमारे देश की सीमा में तमाम रडार लगे। वो रडार अपने यंत्रों के द्वारा रेडियो सिग्नल्स भेजते हैं। ये जो रेडियो तरंग हैं, ये रेडियो तरंगें प्रकाश की गति से चलती हैं, जिस चीज से टकराती हैं उसकी दूरी रडार से कितनी है ये ज्ञान रडार को हो जाता है। तो ये रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार का फुल फॉर्म है। और रडार जो है हमारी आंखों से किस तरह से अलग है, हमारी आंख केवल प्रकाश देखती है लेकिन प्रकाश पैदा नहीं कर सकती। रडार में एक खास बात है कि रडार अपनी मशीन के द्वारा रेडियो सिग्नल्स को प्रकाश की तरह से भेजता है, जिस चीज को देखना होता है उससे वो प्रकाश की तरह से जो लौट के आती है हमारी आंखों की तरफ प्रकाश, उसी तरह से रेडियो सिग्नल्स ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस आते हैं रेडियो रडार के पास। और रडार जो है भेजी गई रेडियो तरंग है, लौटी हुई रेडियो तरंग है, उसने कितना रास्ता तय किया, कितना डिस्टेंस होगा, इन सब का अंदाज लगा लेता है। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का काम, रेंजिंग का मतलब उस वस्तु की दूरी कितनी है, वो वस्तु कहाँ है, ये सब वो पता कर लेता है। लेकिन हमारी आंख प्रकाश पैदा नहीं कर सकती और रडार रेडियो तरंगें अब स्वयं बना करके भेजता है, जो टकरा के लौटती हैं उससे चीजों की दूरी पता चलती है। अब हमने आपको ये क्यों बताया, ये इसलिए बताया कि जब आप त्राटक करते हैं तो आपकी आंखें रडार का भी काम करती हैं, आपकी आंखें रडार का भी काम करेंगी। अर्थात वो आपकी जो विद्युत शक्ति है, आपके शरीर में जो विद्युत शक्ति है, हमने आपको बताया हमारे शरीर में बायो इलेक्ट्रिसिटी है जिसे प्राण तत्व कहते हैं, जो चेतन तत्व है। ये विद्युत शक्ति को अगर आप बायोलॉजी के स्तर पर समझना चाहें तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपका शरीर कोशिकाओं से बना है, कोशिकाओं के अंदर अलग तरह के आयंस हैं, कोशिकाओं के बाहर अलग तरह के आयंस हैं। आयंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज। जहां पर कोशिकाओं के अंदर जो आयंस हैं उनका सम टोटल निकाला जाए वो निगेटिव आयंस की एक्सेस होती है, और कोशिकाओं के बाहर पॉजिटिव आयंस की एक्सेस होती है। तो कोशिका के अंदर और बाहर में लगभग -70 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये एक इलेक्ट्रिकल करंट को जनरेट करता है। यही इलेक्ट्रिकल करंट जब आपके संकल्प शक्ति के साथ मिल जाएगी तो आपकी आंखें त्वाटक साधना करने के बाद, जैसे अंधेरा भी होगा तो आपकी आंखों से आपकी ये बायो इलेक्ट्रिसिटी आपके संकल्प के साथ मिलकर के रडार की तरह से एक एनर्जी बाहर भेजेगी और अंधेरे में भी चीजें देख लेगी, दीवार के पार की भी चीजें देख लेगी, अदृश्य चीजें भी देख लेगी और दूर की चीजें भी देख लेगी। ये इसलिए आपको रडार के बारे में थोड़ा सा बताया। त्वाटक करने के बाद एक काम और होता है, जैसे टेलीविजन दूर हो रहे प्रोग्राम को लाइव आपको दिखा सकता है, वैसे ही त्वाटक करने के बाद आपकी आंखें भी दूर घट रही घटनाओं को, जिनको सामान्य तौर पे आपके नेत्र गोलक देख नहीं सकते, उस घटना को भी वो कैच करने लगेंगे। तो जब आप त्वाटक करते हैं तो आपकी आंखें रडार, टेलीविजन और एक्सरे यंत्र, इन तीनों का काम करने लगेंगी। ये बात आपसे कहने के लिए हमने थोड़ा सा समय लिया आपका। तो ये तीसरा नेत्र क्या है, आपने भगवान शिव का चित्र देखा होगा, उनकी दोनों आंखों के बीच में, दोनों भवों के मध्य में, हम लोगों के यहाँ जो दोनों भव जहां पे मिलती हैं वहां पे थोड़ा सा बाल रहित स्थान होता है। इस बाल रहित खाली स्थान को भ्रकुटी कहते हैं। उसके नीचे मतलब भ्रकुटी के डीप में अगर जाएंगे तो हड्डी होती है,
और हड्डी के कवर के अंदर अगर देखा जाए तो हमारा जो ब्रेन है, उस ब्रेन में एक छोटी सी ग्रंथि है जिसे पिनियल ग्लैंड कहते हैं, पिनियल ग्रंथि। ये पिनियल ग्रंथि छोटी होती है, इसका आकार बहुत कम होता है, लेकिन छोटे बच्चों में इसका आकार बड़ा होता है। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो पिनियल ग्लैंड का आकार धीरे धीरे छोटा होता जाता है। तो शरीर शास्त्र की दृष्टि से अभी डॉक्टर्स को तो नहीं समझ में आता, उनके हिसाब से तो इसमें बस एक हार्मोन निकलता है, मेलेटोनिन। और ये हार्मोन क्या करता है, ये आपकी शरीर को एक बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह से चलाता है। और दिन में जो सूरज निकलने का समय है और शाम को सूरज डूबने का समय है, उसके अनुसार आपकी बॉडी को रेगुलेट करता है कि आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक सूर्योदय और सूर्यास्त के हिसाब से काम करे। इसे बायोलॉजिकल साइकिल, या हम लोग डॉक्टरी भाषा में सिरकैडियन रिद्म कहते हैं, सिरकैडियन रिद्म कहते हैं। तो गुरुदेव लिखते हैं कि दोनों भवों के मध्य भाग में जो बाल रहित खाली स्थान होता है उसे भ्रुकुटी कहते हैं, और उसके नीचे हड्डी होती है। हड्डी जो मस्तिष्क के ऊपर एक खोल के रूप में चारों तरफ होती है। आप अपनी खोपड़ी को महसूस करें तो हड्डी उससे आपको चारों तरफ दिखाई देगी। तो इस हड्डी के अंदर मस्तिष्क है, और मस्तिष्क में एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे पिनियल ग्लैंड कहते हैं। पिनियल ग्लैंड आज्ञा चक्र का स्थान है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आज्ञा चक्र का स्थान है। आज्ञा चक्र कोई स्थूल चीज नहीं है। आज्ञा चक्र हमारे सूक्ष्म शरीर का एक एनर्जी सेंटर है। ये आज्ञा चक्र का स्थान है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड को आज्ञा चक्र मत समझिएगा, ये खास बात आप समझ लीजिए। तो जो पिनियल ग्लैंड है ये आज्ञा चक्र का स्थान है। इसे तीसरा नेत्र या दिव्य नेत्र कहते हैं। दिव्य दृष्टि यहीं से उत्पन्न होती है। तो अगर आज्ञा चक्र आपने डेवलप कर लिया अपना, यदि विकसित किया, तो उससे रडार, टेलीविजन और एक्सरे तीनों का काम लिया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अगर आप आज्ञा चक्र डेवलप कर लेते हैं तो ये आज्ञा चक्र जो है ये काम कैसे करने लगेगा। ये काम इस तरह से करने लगेगा कि आपकी बायो इलेक्ट्रिसिटी को आपके संकल्प के साथ जोड़ करके आप जिसके चाहें उसके ऊपर अपनी दिव्य दृष्टि डालें, उसके मन के विचार जान लें, उसके मन की भावनाएं जान लें। और अगर वो आत्मबल में आपसे कमजोर है तो आप उसके अंदर अच्छे विचार भी प्रवेश करा सकते हैं। अगर कोई बच्चा कमजोर है आत्मबल में, पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा, डिप्रेशन है, और आपने साधना की हुई है अच्छी तरह से त्राटक की, तो आप अपनी दृष्टि से उसके अंदर वांछित परिवर्तन भी कर सकते हैं। आपको गांधारी की बात याद है ना? गांधारी ने अपने बेटे दुर्योधन को महाभारत के युद्ध के समय पर एक वज्रांग बना देने की प्रक्रिया अपनाई थी। उसने अपने पति का साथ देने के लिए अपनी आंखों में पट्टी बांध ली थी। निरंतर कई वर्षों तक आंखों पे पट्टी बांधने से उसकी एक नेत्रों की साधना हो गई। जब आप आंखों पे पट्टी बांध लेंगे तो आपका जो तीसरा नेत्र है वो काम करेगा। भाई चलने के लिए उसको थोड़ा अपने हाथों से टटोल के चलना पड़ेगा, अपने ज्ञान से अनुभव से रास्ता पकड़ना पड़ेगा, किस तरह से चलें, किसी से टकरा ना जाएं। तो धीरे धीरे दिव्य दृष्टि डेवलप होने लगती है। इस दिव्य दृष्टि के डेवलप होने के साथ साथ उसका जो संकल्प बल था, उसकी जो साधना थी गायत्री मंत्र की, उसके कारण अब उसने अपने दुर्योधन बेटे से कहा कि यदि तुम नग्न होकर के मेरे सामने आओगे तो मैं तुम्हारे शरीर को वज्र जैसा बना दूंगी। भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता चल गई और वो तुरंत दुर्योधन के पास गए, कहने लगे अभी माँ के सामने कोई नंगा होके थोड़ी जाता है, अभी कम से कम अपना जंघा और अपना जननेंद्रिय का स्थान तो ढक लो कि किसी पत्तों से। तो एक केले का बड़ा सा पत्ता लेके उसकी जननेंद्रिय और जंघा को उन्होंने ढक दिया। गांधारी ने जैसे ही अपनी आंखों की पट्टी खोली और उसके देह को वज्र जैसा बनाने के लिए दिव्य दृष्टि डाली, तो उसको देख के दुख हुआ कि समस्त शरीर तो वज्र हो गया किंतु जननांग और जंघा वो उसकी कमजोर रह गए। और बाद में भीम ने उसी जंघा पर प्रहार करके और उसकी जान ले ली। क्योंकि गदा युद्ध में उस समय नीति का नियम ये था कि कमर के नीचे प्रहार नहीं करते,
किंतु श्री कृष्ण ने भीम को आज्ञा दी कि जब इन्होंने अनीति बरती, द्रौपदी का भव्य स्वयंवर में चीर हरण किया, तो तुम इनके साथ नीति के द्वारा युद्ध क्यों करते हो? तुम भी अनीति का पालन करो और इसकी जंगा तोड़ दो। गुरुदेव यहाँ पे कह रहे हैं कि शरीर में अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाली ज्ञानेंद्रिय है नेत्र, पर ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अग्नि तत्व अन्यत्र शरीर के अंगों में नहीं है। भाई, आपका संपूर्ण शरीर पंच तत्वों से बना है। ये बात दूसरी है कि नेत्र गोलकों में अग्नि तत्व की अधिकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अग्नि तत्व अन्य जगहों पे नहीं है। अग्नि तत्व तो समस्त शरीर में संव्याप्त है। तो इस कारण से कभी कभी आपने ऐसी बातें सुनी होंगी कि कुछ बच्चों में ये खास बात होती है कि वो आंखों पे पट्टी बांध के किताब पढ़ लेते हैं, आंखों पे पट्टी बांध के रंग पहचान लेते हैं। तो गुरुदेव का कहना है कि ये बहुत आसान सी बात है। अगर आप त्वटक करने लगेंगे तो नेत्रों की शक्ति बढ़ती चली जाएगी और आप आंखें बंद करके भी उंगलियों के पोर से आप रंग पहचान सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं। साधना की आवश्यकता है केवल। गुरुदेव आगे कह रहे हैं कि ये जो तीसरा नेत्र, जिसे वैज्ञानिक भाषा में हम लोग पिनियल ग्लैंड कहते हैं, ये आंख की पुतली की तरह इसमें प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं और इसमें साधना करने से आप इसकी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ये जो पिनियल ग्लैंड होती है, इसमें मनुष्य की विशेषतः महत्वाकांक्षा और कामुकता के साथ गहरा संबंध है। आपके सेक्सुअल डिजायर्स और महत्वाकांक्षाएं पिनियल ग्लैंड से जुड़ी हुई रहती हैं। अगर पिनियल ग्लैंड आपकी ऊर्जा से भरपूर है तो आपका शरीर हष्टपुष्ट होगा और आपके मन में जरा भी शिथिलता नहीं आएगी, काम करने का उत्साह रहेगा और सेक्सुअली भी एक्टिव रहेंगे। लेकिन जिन लोगों में ये पिनियल ग्लैंड वीक होती है तो उनमें कामुकता की प्रवृत्ति बहुत कम हो जाती है और एक तरह से वो नपुंसक हो जाते हैं और उनमें उत्साह की कमी हो जाती है। तो एक खास बात आपको ये, बल्कि इसका गुरुदेव ने बिल्कुल अच्छा सा एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आप त्वटक करेंगे तो सबसे पहले तो आपकी उदासी दूर हो जाएगी, प्रसन्नता आपके शरीर में आ जाएगी, उत्साह आपके अंदर आ जाएगा और आलस्य खत्म हो जाएगा। तो त्वटक करने के जो फायदे बताए हैं गुरुदेव ने, वो उन्होंने कहा है कि आप अगर त्वटक करते हैं तो आपके अंदर उत्साह आ जाएगा, शिथिलता दूर हो जाएगी, प्रसन्नता आ जाएगी और आप इतने अधिक काम करने के प्रति उत्साही हो जाएंगे कि आपका आलस्य खत्म हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात बताइए। गुरुदेव कह रहे हैं कि दोनों भवों के बीच में, अब एक साइंटिफिक टर्म गुरुदेव ने यूज किया है, ऑप्टिक कियाज्मा। होता यह है कि हमारी दो आंखें होती हैं, इन दोनों आंखों से एक एक आंखों की नस पीछे मस्तिष्क में जाती है और ये दोनों नसें एक्स की तरह से एक दूसरे को टच करते हुए पीछे जाती हैं। जैसे एक्स लेटर लिखते हैं इंग्लिश में, है ना, तो एक्स की तरह से ये दोनों नसें बीच में एक जगह छूती हैं एक दूसरे को और फिर पीछे ट्रेवल करती हैं। तो ये जो एक्स की तरह का स्ट्रक्चर बनता है, इसे ऑप्टिक कियाज्मा कहते हैं और दोनों भवों के बीच में ये ऑप्टिक कियाज्मा बनता है और इसके आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ये कोशिकाएं आपके शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक रखती हैं। ये कोशिकाएं आपको विभिन्न प्रकार के स्वप्नों की अनुभूति कराती हैं। जब हम लोग स्वप्न देखते हैं डीप स्लीप में, तो हम लोग का दायां मस्तिष्क काम करता है। मस्तिष्क के बीच से दो हिस्से कर दीजिए, एक दायां एक बायां। बायां हिस्सा जो है वो लॉजिकल ब्रेन होता है। आप इससे मैथमेटिक्स सीखते हैं, अपना दिन भर का कामकाज करते हैं। कोई मित्र आपसे पैसे मांगवाए तो उसे दें या ना दें, लॉजिक क्या कहता है, वो लॉजिकल ब्रेन लेफ्ट साइड से। लेकिन दायां तरफ का जो ब्रेन है वो केवल भावनाओं का, प्रेम का, त्याग का ब्रेन है। और जो डीप स्लीप में स्वप्न देखते हैं उस समय भी दायां मस्तिष्क काम करता रहता है। अब ये जो ऑप्टिक कियाज्मा वाली बात मैंने आपको बताई, ये क्यों बताई है? ये इसलिए बताई है मैंने कि जब आप त्वटक करेंगे तो मानव शरीर के डॉक्टर्स ने ये पाया परीक्षणों में
कि जहां पे आज्ञा चक्र का केंद्र है, जहां पे पिनियल ग्लैंड है, वहां स्थित ऑप्टिक कियाज्मा के समीप की कोशिकाओं से निरंतर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे निकलती रहती हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे क्या करती हैं? मैंने आपको बताया ना, हमारी आंख केवल वही चीज देख पाती है, प्रकाश जिन चीजों पे पड़ के टकरा के हमारी आंखों में आता है। अंधेरा होगा तो हम उसे नहीं देख पाएंगे। लेकिन ये जो ऑप्टिक कियाज्मा के पास पे जो सुप्रा कियाज्मा न्यूक्लियाई होते हैं, एससीएन होते हैं, ये सुप्रा कियाज्मेटिक न्यूक्लियाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे भेजते हैं, जैसे रडार भेजता है। और ये तरंगे जो हैं, ये हमारे त्वरक करने पे हमारे तृतीय नेत्र को, हमारे आज्ञा चक्र को एक्सरे जैसी, लेजर जैसी और रडार जैसी क्षमता दे देते हैं। टेलीविजन जैसी क्षमता देते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में आपने सुना होगा कि संजय जो था वो दूरदृष्टि से संपन्न था। तो ये सब जो खोजें हैं, ये बताती हैं कि हमें त्वरक करने से क्या क्या फायदा होगा। पश्चिम जर्मनी में खोजों का निष्कर्ष दिया है गुरुदेव ने कि तीसरी आंख जो है वो कुतुबनुमा का भी काम करती है। और इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपको पता होगा, तमाम लोग जो अखबार पढ़ते होंगे, कि साइबेरिया एक जगह है रूस में। रूस के भी उत्तर वाले भाग में, जैसे भारत का उत्तर वाला भाग कश्मीर है, वैसे ही रूस के उत्तर वाले भाग को साइबेरिया कहते हैं। वहां पे साल भर लगभग बर्फ पड़ी रहती है, टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो जब बहुत ठंडक हो जाती है तो वहां से पक्षी दक्षिण की तरफ आते हैं और अपने भारतवर्ष तक भी आ जाते हैं। 3-3, 4-4 हजार किलोमीटर दूर चल करके दक्षिण में आते हैं। और जब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो वापस अपने साइबेरिया में चले जाते हैं। और इन पक्षियों का नाम है साइबेरियन क्रेन्स। तो ये साइबेरिया के पक्षी इतनी दूर दूर हजारों किलोमीटर की यात्रा करके बिना कुतुबनुमा के, बिना किसी कंपास के कैसे आ जाते हैं? ये दक्षिण में जाओ भारत की तरफ, फिर उत्तर में जाओ रूस की तरफ, साइबेरिया की तरफ। ये सब उनके तृतीय नेत्र से, उनकी जो आज्ञा चक्र वाली जगह है, पिनियल ग्लैंड है, उसमें कुतुबनुमा जैसा इफेक्ट होता है, उससे वो ये काम करते हैं। अब मैंने आपको ये बात बताया था कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी पिनियल ग्लैंड काफी बड़ी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं तो पिनियल ग्लैंड का साइज छोटा होता जाता है। तो इसी दृष्टि से हम लोग इसको कभी कभी वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये त्वरक किया कैसे जाए। त्वरक करने से क्या क्या होता है ये मैंने आपको बताया, है ना। और त्वरक करने के बाद होता क्या है, हमारे दिव्य चक्षु जो हैं, दिव्य दृष्टि जो है, जो जागृत हो जाएगी, तो रडार की तरह से, टेलीविजन की तरह से और एक्सरे की तरह से। एक्सरे की तरह से कैसे? जमीन के अंदर क्या है ये भी आपको पता लगने लगेगा। विदेशों में इस चीज को कहते हैं कि जमीन के अंदर क्या है ये बताने की जो विद्या है उसे डाउनिंग कहते हैं। ये भी ऐसी विद्या है जो कहीं कहीं लोगों में जन्म से ही पाई जाती है। और हमारे भारतवर्ष में भी कई लोग प्रसिद्ध हैं, उनको विदेशों से भी बुलाया जाता है। वो डाउनिंग का मतलब जमीन के अंदर में क्या है ये बताने की विद्या। ये भी आपका तृतीय नेत्र जागरण होता है तभी आती है आपके अंदर। तो इसके हिसाब से आप लोग ये बता सकते हैं कि पानी कहाँ मिलेगा, जमीन के अंदर कौन सा सोना कहाँ है, लोहा कहाँ है। आपको पता है टाटा के जो जनक हैं, जेआरडी टाटा, टाटा सन्स के जनक, वो एक बार जब भारत पराधीन था अंग्रेजों का, तो एक बार वो अपना लाइसेंस लेने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे। जिस होटल में रुके थे उसी होटल में विवेकानंद जी भी रुके हुए थे। तो विवेकानंद जी की वेशभूषा देख करके, सन्यासी वस्त्र देख करके जेआरडी टाटा ने उनको प्रणाम किया। विवेकानंद ने भी उनसे पूछा आप भारत से हैं? तो उन्होंने कहा हाँ मैं भारत से हूँ, मेरा नाम जेआरडी टाटा है। उन्होंने कहा आप कैसे आए? उन्होंने कहा मैं एक फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ लोहे की, और उसी के लिए लाइसेंस लेना आया हूँ। इंग्लैंड में सरकार से लाइसेंस लेने के लिए आया हूँ। तो विवेकानंद ने पूछा कहाँ फैक्ट्री खोलेंगे? तो उन्होंने कहा अभी मुझे पता ही नहीं है कि लोहे की खदानें कहाँ हैं, अंदाज से कई जगह खुदाई कराऊंगा फिर देखूंगा। स्वामी विवेकानंद ने उनसे कहा आप मुझे भारत का एक नक्शा ला दीजिए, मैं आपको कल प्रातःकाल बता दूंगा कि कहाँ पे आपको अपनी फैक्ट्री लगानी चाहिए। दूसरे दिन स्वामी विवेकानंद ने जेआरडी टाटा को भारत का वो नक्शा लौटाया, और उसमें टाटा नगर आज जिस जगह पे है, जमशेदपुर, उस जगह को उन्होंने मार्क किया। उन्होंने कहा
भाई साहब आप इस जगह पे अपनी फैक्ट्री लगाइए, इस जगह पे लोहे की खदानें भी हैं, पास में कोयले की खदान भी है और पानी का भी सोर्स है, क्योंकि लोहे की फैक्ट्री लगाने में आपको कोयला भी चाहिए, पानी भी चाहिए, और लोहे की खदान से लोहा निकाल भी सकते हैं आप। वहीं पर जेआरडी टाटा जी ने ये उनसे कहा कि यदि आपकी ये बताई हुई जगह सही हो जाती है तो मैं प्रण करता हूं कि टाटा कंपनी का 1% लाभांश मैं आपके रामकृष्ण मिशन को आजीवन देता हूं। और उन्होंने अपना वादा निभाया। तो ये थी स्वामी विवेकानंद की ये तृतीय नेत्र की एक खूबी कि वो ये जान पाए कि भारतवर्ष में किस स्थान पे लोहे की खदानें हैं और कहाँ पे जेआरडी टाटा जी को फैक्ट्री लगानी चाहिए। तो अब हम लोग आते हैं कि ये त्वाटक किया कैसे जाए। इसको करने के लिए सबसे पहले आप ये समझ लें कि अध्यात्म विज्ञान के अनुसार हर पदार्थ के 3 स्तर होते हैं। जैसे हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण, वैसे ही अध्यात्म विज्ञान के अनुसार पदार्थ के भी 3 स्तर होते हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण। स्थूल के अंतर्गत पदार्थ के आकार प्रकार और बनावट आती है। सूक्ष्म वह स्तर है जिसमें उसकी संरचना संबंधी बारीक अध्ययन विश्लेषण और रसायनों की जांच पड़ताल की जाती है। कारण स्तर पर पदार्थ के गुण और शक्तियां सम्मिलित। तो ये 3 बातें आपने समझ में आ गई कि पदार्थ के भी 3 स्तर होते हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण। स्थूल के अंतर्गत पदार्थ का आकार प्रकार बनावट। सूक्ष्म वह स्तर है जिसमें पदार्थ की संरचना संबंधी बारीक अध्ययन विश्लेषण रसायनों की जांच पड़ताल की जाती है। और कारण सत्ता वह है जिसमें उसके गुण और शक्तियां सम्मिलित हैं। तो जब आपका तृतीय नेत्र जागृत हो जाएगा, दिव्य चक्षु जागृत हो जाएगा, तो आप पदार्थों के कारण शरीर तक पहुंच सकते हैं। जो आचार्य चरक थे वो जब चलते थे तो रास्ते में कोई जड़ी बूटी उनको अगर मिलती थी तो वो जड़ी बूटी के कारण शरीर तक पहुंच करके ये समझ जाते थे कि इस जड़ी बूटी का उपयोग, इसमें गुण क्या है, इसका किस बीमारी में उपयोग किया जाता है। ये उनकी दिव्य दृष्टि थी। तो अब जो तृतीय नेत्र है, आज्ञा चक्र है, उसकी दिव्य दृष्टि बढ़ाने वाली साधनाओं में त्वाटक मुख्य है। अब ये बात आप समझ लीजिए कि एक त्वाटक तो है जैसे बाह्य त्वाटक कहते हैं, उसमें क्या किया जाता है, जैसे दीपक जला लीजिए, दीपक को आप देखिए, है ना, और फिर आंखें बंद कीजिए, फिर दीपक को आपने अपने अंतः नेत्रों से, अपनी अंतः दिव्य चक्षुओं से देखने का प्रयास करिए। थोड़ी देर वो 1-2 सेकंड दिखेगा, फिर नहीं दिखेगा। जब दिखना बंद हो जाए फिर से आंख खोल दीजिए, फिर जलते हुए दीपक को देखिए। यहाँ पे गुरुदेव ने कई बातें बताई हैं। जलता हुआ दीपक जो हो वो शुद्ध देसी घी का हो, नकली घी का नहीं हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, अगर देसी घी नहीं है तो आप चाहे कोई पवित्र तेल ले लीजिए जो शुद्ध हो, जैसे शुद्ध नारियल का तेल, शुद्ध सरसों का तेल या शुद्ध तिल का तेल। लेकिन तिल का तेल बाजार में नकली बहुत मिलता है, वो दीपक में जलाने वाला तेल कह के इतनी नकली चीजें दे देते हैं, वो सोचते हैं कुछ भी दे दो। लेकिन बहुत ही शुद्ध देसी घी हो या कोई ऐसी चीज हो जिसमें मिलावट ना हो, दीपक बहुत पवित्र होना चाहिए। ठीक है। तो गुरुदेव लिख रहे हैं कि त्वाटक में बाह्य नेत्रों और दीपक जैसे साधनों का उपयोग किया जाता है। अब यही बात आपको समझनी है कि एकाग्रचित्त होकर निश्चल दृष्टि द्वारा सूक्ष्म लक्ष्य को तब तक देखता वह जब तक आंखों में आंसू ना आ जाएं, इस साधना को त्वाटक कहते हैं। एकाग्रचित्त होकर निश्चल दृष्टि से मतलब बिना आंखें हिलाए, बिना अपना मन कहीं इधर उधर भेजे हुए सूक्ष्म लक्ष्य को तब तक देखता रहे जब तक आंखों से आंसू ना आ जाए, इस साधना को त्वाटक कहते हैं। त्वाटक की सबसे पहले फायदा क्या होता है कि त्वाटक से आलस्य और प्रमाद जो है वो आपका खत्म हो जाता है, नेत्र रोग दूर हो जाते हैं, नींद ठीक हो जाती है, बहुत ज्यादा नींद नहीं आएगी आप में। ठीक है। योग साधना में एकाग्रता का अत्यधिक महत्व है और मन शक्तियों का बिखराव इस मनोबल के उत्पन्न होने में सबसे बड़ा सहायक है। तो करना क्या है, त्वाटक करने के लिए आपको
दो तीन काम करने हैं। पहला, अगर आपको दीपक से करना है त्वाटक, तो अपने छाती के लेवल पे या आंखों के लेवल पे कुछ दूरी पे 4-5 फुट पे एक जलता हुआ दीपक रखें। दीपक में शुद्ध देशी घी हो। अब उस दीपक को थोड़ी देर देखें, फिर नेत्र बंद कर लें। अब नेत्र बंद करने के बाद भी आपको वही दीपक अंतः में, अपने अंतःकरण में जलता हुआ दिखाई दे। 1-2 सेकंड के लिए दिखाई देगा, फिर बंद हो जाएगा। फिर से आंख खोल के देख लीजिए, फिर आंख बंद करके उसे अपने अंतःकरण में देखने की कोशिश कीजिए। तो अंतःकरण में जब लगातार आपके दीपक जलने लगे, तब ये आप त्वाटक सिद्ध हुआ समझिए। इस त्वाटक को धीरे धीरे सिद्ध करते हैं, एकदम से बहुत देर तक मत करिए। शुरू में 5 मिनट 10 मिनट ऐसे करिए। इसका दूसरा तरीका भी गुरुदेव ने बताया। उन्होंने कहा कि एक सफेद कागज पे काला गोला बना लीजिए, काले गोले के सेंटर में एक सफेद बिंदु छोड़ दीजिए। उसको पीला भी कर सकते हैं। सफेद कागज बड़ा सा 1 फुट बाई 1 फुट का अपने से 4-5 फीट या 10 फीट दूर रख दीजिए, जहां तक आप साफ साफ देख सकें। उसके बीच में काला गोला ½ इंच का बना लीजिए। उस काले गोले के सेंटर में भी एक सफेद बिंदु बिना काला किए हुए छोड़ दीजिए, सफेद कागज वहां सेंटर से दिखाई दे। अब उस पर अपने नेत्र फोकस करिए। ये काम आप, गुरुदेव ने कहा है, अगर अष्ट धातु की एक कोई तश्तरी ले लें, उसके बीचों बीच तांबे की कील गाड़ दें। अष्ट धातु की तश्तरी जो होगी ना, जैसे जर्मन सिल्वर वगैरह की अष्ट धातु की, तो वो थोड़ा हल्का पीलापन लिए हुए, सफेदी लिए हुए होगी। उसमें तांबे की कील गाड़ेंगे तो वो गुलाबीपन लिए होगी। तो वो गुलाबी कील जो तांबे की है, सेंटर में गाड़ दें। गुरुदेव ने कहा है कि धातु के माध्यम से जब आप त्वाटक करेंगे, मतलब अष्ट धातु की प्लेट, उसके सेंटर में तांबे की कील, तो आपकी वेधक क्षमता आंखों की बहुत तेजी से बढ़ जाएगी और बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ये त्वाटक करने का तरीका उन्होंने बताया कि अपनी छाती से 4 फुट से 10 फुट तक की दूरी पर रख लें और दीपक रखें, और दीपक को थोड़ी देर देखें। जैसे 1 मिनट के अंतर से आप देखिए, कुछ सेकंड तक देखा, फिर आंख बंद करिए। भावना करें कि जब जैसे दीपक आंख खोल के दिख रहा था, वैसे आंख बंद करके दिखता है। ठीक है। और साधना करते समय कमर सीधी, हाथ गोदी में, और सुखासन में या जो भी आसन आपको आता हो, उस आसन में आप बैठ जाएं। अगर ये नहीं करना तो आप अपने सामने गायत्री माता का एक चित्र रख लीजिए। गायत्री माता के चित्र में आप अपने मन को गायत्री माता के चित्र के किसी एक बिंदु पे टिका दीजिए। अगर शुरू में मन नहीं टिकता तो मन से कहिए कि आप माता के चित्र में ही इधर उधर घूम सकते हैं, लेकिन इस माता के चित्र से बाहर ना जाएं। गुरुदेव कह रहे हैं कि मन से कहा जाता है, यदि वह बंदर की उछल कूद करने की अपनी आदत छोड़ नहीं सकता, तो केवल माता के चित्र में सीमित हो जाए। देव छवि के अंग प्रत्यंगों को, उनके उपकरणों को, उनके कमंडल को, उनकी माला को देखे और सोचे, लेकिन उसके बाहर ना जाए। तो जैसे चिड़ियाघर के जानवर को एक बाड़े में बांध देते हैं ना, तो उसी तरह से आप अपने मन को एक देव भूमि में, एक देव छवि में सीमित कर दीजिए। तो इस तरह से भी आप एक त्वाटक कर सकते हैं। अब ये त्वाटक जब आप धीरे धीरे करने लग जाएंगे, तो आपकी दिव्य दृष्टि जागरण होगी। और ज्योति साधना जिसे कहते हैं, आप सब में से जो लोग शांति कुंज आए होंगे, तो उन्होंने दोपहर को 1:30 बजे माता भगवती देवी शर्मा की आवाज में ज्योति और अवधारण साधना की होगी। 15 मिनट तक माता भगवती देवी शर्मा के शब्द में गायत्री मंत्र चलता रहता है, और एक दीपक की ओर देखने के लिए कहा जाता है। उस दीपक को देखें, आंखें बंद करके अंदर अपने मस्तिष्क में देखने का प्रयास करें। फिर अगर वो नहीं दिखे ज्योति, तो फिर से उसको आप आंख खोल करके देख लीजिए। तो ये जो है त्वाटक, इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसके करने का तरीका है। तो ये सब आप जब करेंगे तो आपके अंतः नेत्र जागृत हो जाएंगे, दिव्य दृष्टि जागृत हो जाएगी, और आपको बहुत फायदा होगा। इसी त्वाटक के साथ साथ गुरुदेव ने एक थोड़ा सा योग बताया है, भावना योग। ये भावना योग क्या है? गुरुदेव कह रहे हैं, किसी भी देव छवि को साकार उपासना के निमित्त आप उनसे प्रेम करने की भावना करें।
जैसे माँ गायत्री की तरफ अपना समस्त प्रेम उड़ेल दीजिए। माँ, आप तो हमारी माँ हो और हमें इस सृष्टि में केवल आपके भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब आप बिना कुछ मांगे मात्र छवि में अपना संपूर्ण प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा न्यौछावर कर देते हैं, तो ये भावना योग कहलाता है। भावना योग में चूंकि कुछ मांगा नहीं जाता, तो इसमें प्रगति बहुत तेज होती है। भावना योग जो है, अगर आपको भावना योग का प्रयास करना है, तो आप ये बात समझ लीजिए कि आपको भावना योग में कुछ मांगना नहीं है। आपकी प्रेम की भावना ये केवल बढ़े और आपका संपूर्ण समर्पण माँ के प्रति हो। धीरे धीरे प्रेम इतना बढ़ जाए कि आप माँ को ही सब कुछ मानने लगे। माँ गायत्री ही ईश्वर है, माँ गायत्री ही आपकी माँ है, आपकी गुरु, सब कुछ आप। इस भावना के स्तर तक जब आप आ जाएंगे, तो भावना योग में आप पारंगत हो जाएंगे। और इस भावना योग को आप तभी करें जब आपके मन में कोई कामना न हो। आज के लिए इतना ही। त्वाटक करने में जो बातें आपको बताना चाहता था, ये मैंने गुरुदेव के साहित्य साधना से सिद्धि भाग 2 से लिए हैं, जिसमें त्वाटक करने की तरीका बताया गया है। या तो माँ गायत्री या गुरुदेव या माता भगवती देवी शर्मा के चित्र पे अपनी दृष्टि गड़ा दीजिए। एक किसी बिंदु पे, जैसे माँ गायत्री का जो हंस है उसकी आंखों में केवल देखिए, एक बिंदु पे अपनी निगाह गड़ाइए। जब तक वो दिख रहा है देखिए, फिर आंखें बंद करके उसे देखने का प्रयास करिए। जब बंद आंखों से भी वही चित्र देखने लगे, तो बहुत अच्छा आपका प्रगति हो जाएगी। त्राटक से आपकी आंखों में रडार, टेलीविजन और एक्सरेज जैसी शक्ति आ जाती है। आज के लिए इतना ही। कोई प्रश्न जो लोग पूछ रहे हैं, उनसे मैं बात करना चाहूंगा। जो भाई प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो अपना अपने को अनम्यूट करके। प्रणाम भैया। जी। प्रणाम भैया। प्रणाम जी। ये आपने बताया कि भ्रिकुटी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेज निकलती है, भ्रकुटी तो के अंदर दीदी जो आज्ञा चक्र है, और ये हाँ हाँ। आज्ञा चक्र आपके सूक्ष्म शरीर में है। ये आज्ञा चक्र आपके सूक्ष्म शरीर में है। भ्रकुटी वह स्थान है जिसके अंदर और ज्यादा गहराई में जाएंगे तो वहां पे पिनियल ग्लैंड है। ये पिनियल ग्लैंड आज्ञा चक्र का स्थान है, लेकिन पिनियल ग्लैंड को आज्ञा चक्र ना मानिएगा। जैसे बिजली के तार में करंट बह रहा है, लेकिन अगर हम बिजली के तार को काट दें तो ऊपर प्लास्टिक है, रबड़ चढ़ी हुई है, अंदर तांबे के तार है, इलेक्ट्रिक करंट कहीं नहीं दिखेगी, है ना। जैसे तो हम इस शरीर को काट पीट दें पूरा, लेकिन आत्मा नहीं दिखेगी, वो सूक्ष्म है। तो जो सूक्ष्म शरीर में आज्ञा चक्र है वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे निकल रही हैं, ये आपके शरीर में जो प्राण तत्व है, जो आपके शरीर में बायो इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें आपका संकल्प बल जब मिल जाएगा। देखिए, गुरुदेव ने बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे आप एक किताब खोल करके पढ़ रहे हैं, उसके दो पन्ने दाएं बाईं तरफ आपको दिख रहे हैं। आप जब किताब पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने बाएं पन्ने के बीच के पैराग्राफ की कोई लाइन पढ़ रहे हैं, तो वो लाइन पढ़ते समय वो लाइन आपको दिखाई दे रही है, लेकिन किताब में तो बहुत सारे अक्षर लिखे हुए हैं। उसी पन्ने पे और बगल वाले पन्ने पे बहुत सारी सामग्री छपी हुई है। वो सरसरी निगाह से आप देख रहे हैं। आपके मन की एक्टिविटी जब आपकी आंखों की साथ जुड़ जाएगी, तब आप उस लाइन को पढ़ पाएंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे पुराने जमाने में अगर आपने ग्रामोफोन देखे होंगे, तो उसके ऊपर काले रंग के तवे आते थे जिसे रिकॉर्ड कहते थे। रिकॉर्ड में बहुत सारा गाना भरा हुआ है, लेकिन सुई जिस खांचे में इस समय है, वो शब्द निकल करके बाहर आ रहा है। आपकी आंख के सामने दो पन्ने खुले हुए हैं। आप जो पन्ना अपनी आंखों के सामने, वो सब तो नहीं पढ़ रहे, आप तो किसी एक पर्टिकुलर लाइन को पढ़ रहे हैं। उस लाइन में जो शब्द है, उन पे आपकी आंखों के साथ साथ आपके मन की शक्ति भी जुड़ गई है ना। तो वो चीज आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ये ना कहें कि भ्रकुटी से वो तरंगे निकल रही हैं, वो तरंगे हमारे आज्ञा चक्र से निकल रही हैं। और अगर सूक्ष्म समझें, हमारी दोनों आंखों के पीछे से एक एक नर्व निकलती है। ऐसा समझ लीजिए कि एक बल्ब है,
बल्ब के पीछे एक बिजली का तार लगा हुआ है, तो जो आंखें हैं उसको बल्ब मान लीजिए, पीछे की तरफ एक बिजली का तार लगा हुआ है। हालांकि बल्ब का काम होता है रोशनी पैदा करना, पर हमारी आंखें रोशनी पैदा नहीं करती, रोशनी को पकड़ती हैं। ठीक है, तो उसके पीछे जो तार है, तो जो भी दृश्य आंखों में अंकित हुआ, उस दृश्य का अंकन मस्तिष्क में करने के लिए पीछे एक नर्व है। ये दोनों नर्व जब पीछे चलती हैं मस्तिष्क की तरफ आंखों से, तो दोनों एक दूसरे को छूती हैं और एक्स जैसी शेप बनाती हैं। इसे हम लोग डॉक्टरी भाषा में ऑप्टिक कियाज्मा कहते हैं। इस ऑप्टिक कियाज्मा के आसपास जो नर्व सेल्स हैं उन्हें सुप्रा कियाज्मेटिक न्यूक्लियाई SCN कहते हैं। ये जो SCN है, इसकी कोशिकाओं से और जो पिनियल ग्लैंड है उसकी कोशिकाओं से जो आत्म विद्युत, जो शरीर की जैव विद्युत बायो इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, वो आपके संकल्प बल के साथ आपके मन की शक्ति से जुड़ करके जब वेधक दृष्टि डालेगी, तो ये वेधक दृष्टि दोनों तरह की होती है। आपने सुना होगा, गुरुदेव ने कहा भी है कि वेधक दृष्टि दोनों तरह की होती है, नुकसान पहुंचाने वाली और अच्छी पहुंचाने वाली, अच्छा बनाने वाली। जैसे गांधारी ने अपने बेटे दुर्योधन पे जो दृष्टि डाली, वो उसको अच्छा बनाने के लिए, उसके अंग को वज्र सा बनाने के लिए। और जैसे माँ अपने बच्चे को दुलार से देखती है, कितना प्यार करती है माँ अपने बच्चे को, तो उसकी दृष्टि कितनी अच्छी दृष्टि होती होगी, शुभ दृष्टि होती होगी। और वहीं पे दूसरे के बच्चे को देख के जो नजर लगाने वाले, अरे कितना सुंदर मकान बना लिया, तभी आपने देखो नया नया मकान बना करके लोग एक उसमें काला सा वो टांग देते हैं, मटका, आंखें बना देते हैं, नाक मुंह बना देते हैं, नजर ना लग जाए, है ना। तो कभी कभी गंदी नजर भी होती है, काली दृष्टि भी होती है। तो आंखों की वेधक दृष्टि में शिव तत्व भी हो सकता है और रुद्र तत्व भी हो सकता है। वो शुभ भी हो सकती है, अशुभ प्रभाव भी डाल सकती है। आपने जो कहा कि भ्रकुटी से जो दृष्टि निकल रही है, दिव्य दृष्टि वाली, उसमें मेरा कहने का रेडियो मतलब तरंगे वही होती था, है। आज्ञा चक्र से निकल रही है, तो जी जी। वो लाइट फेंक रही है, तो हाँ, वो किसी लाइट जो है हमें ऑब्जेक्ट पर। दिखेगी नहीं, वो लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के रूप में होती है। जैसे हाँ हाँ रडार होता है ना, जो कि हाँ दुश्मन के जहाज को पकड़ लेता है, उस रडार से जो प्रकाश नहीं निकलता, रेडियो तरंगे निकलती हैं। इसीलिए रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रडार से रेडियो तरंगे निकलती हैं जो कि प्रकाश की गति से चलती हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो वो जिस दुश्मन के जहाज पे पड़ी, वहां से लौट के आई, उन्होंने रडार को बता दिया इतनी दूरी पर ये जहाज है, इस दिशा में उड़ रहा है। तो डॉक्टर हमारी साहब ये समझ रहे हैं कि हमारी विजिबल लाइट से अलग वो रेडियो तरंगे निकलती हैं, तो हाँ, ऑब्जेक्ट पे पड़ी, तो जो हमको दिखता है ये दोनों आंख से दिखेगा या वो तीसरी नेत्र से दिखेगा ऑब्जेक्ट, ये वो पूछ अगर रहे हैं। दिव्य दृष्टि जागृत हो गई, तो जो हमें दिखेगा वो दोनों आंखों से नहीं, वो दिव्य दृष्टि से दिखेगा। आंखें केवल जो प्रकाश का, देखिए प्रकाश भी है ना दीदी, वो उसके कुछ स्पेक्ट्रम जो है वो आंखों को दिखता है। वो जो हाँ, स्पेक्ट्रम आंखों को विजुअल दिखता लाइट। है, उसमें हाँ, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड होता है। लेकिन विजुअल लाइट है। हाँ उसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं और इंफ्रारेड भी होती हैं, वो आंखों को नहीं दिखती लेकिन होती हैं, है ना। हाँ हाँ। तो उसी तरह से ही जो दिव्य दृष्टि से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी, वो आंखों को नहीं दिखेंगी लेकिन वो हम्म तरंगे निकलेंगी। और अगर आप दूर की बात जानना चाहते हैं, आपने साधना हम्म की हुई है, तो आप दूर की बात जान सकते हैं। दूर के, आप सामने जो बच्चा खड़ा है, अगर उसको अपनी शुभ दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपके दृष्टि के द्वारा उसका आध्यात्मिक उत्थान भी होगा। हम्म हम्म, और कोई ठीक। प्रश्न गोविंद भाई साहब? हाँ डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है दादा मेरी? प्रणाम भैया, प्रणाम। प्रणाम साहब, प्रणाम। बहुत अच्छा विश्लेषण आपने किया है। मेरा प्रश्न ये था कि ये जो हम गुरुदेव ध्यान कराते हैं प्रातः काल, और हाँ, उसमें सूर्य का ध्यान, उगते हुए सूर्य का ध्यान करने के लिए कहते हैं, वो भी तो वो अंतःत्वाटक है, है? वो भी एक अंतःत्वाटक है। हाँ, यही मेरा प्रश्न था, यही मेरा प्रश्न था। जी, जी जी जी। ठीक, ठीक है गुरुदेव साहब। ने कहा है कि ठीक। अगर कोई बच्चा गलती से सूर्य को बहुत देर तक देखेगा तो नेत्र की ज्योति को नुकसान पहुंचेगा। तो अगर जी, बहुत मन है आपका त्वाटक करने का उगते हुए सूर्य पे, तो जब तक सूर्य नारंगी रंग का रहता है, तब तक आप जी, अपनी छत पे बैठ जाइए या बालकनी में बैठ जाइए जहां से उगता हुआ सूर्य दिखे।
ठीक है। जी आप उगते हुए सूर्य को 1-2 सेकंड के लिए देखें, बस 1-2 सेकंड से ज्यादा नहीं, तुरंत नेत्र बंद कर लें, अपने मन में उगते हुए सूर्य की छवि बनाएं। और गुरुदेव ने कहा 10-15 मिनट के अंदर वो सूर्य सफेद हो जाएगा, फिर तो कदापि ना देखें। जी 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 उगते हुए सूर्य की छवि को अपने नेत्रों के द्वारा देखें, 1 सेकंड देखें, फिर अंतःकोण में देखें। फिर नहीं अगर समझ में आ रहा तो फिर से 1 सेकंड के लिए देख लें, पर 1 जी सेकंड बाद तुरंत नेत्र बंद कर लें ताकि जी जी नुकसान ना हो जाए। जी 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 प्रणाम जी। भैया, प्रणाम। प्रणाम था, प्रणाम था, प्रणाम। हाँ, और कोई प्रश्न हो? कोई प्रश्न पूछना चाहें तो अनम्यूट कर लें अपने को। जी प्रणाम भाई साहब। जी प्रणाम जी। हमारा प्रश्न ये था कि त्राटक और रेकी में कोई सिमिलैरिटीज है कि नहीं है? त्राटक और रेकी। नहीं नहीं, रेकी जो है दीदी, रेकी में आप ब्रह्मांडीय चेतना जो आ रही है ना, उस ब्रह्मांडीय चेतना को अपने शरीर में ले करके फिर अपने हाथों से आप उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचा रही है जिसका आप भला करना चाह रही है ना। और त्राटक में जी जब आप ये, त्राटक से भी, जी दीदी, त्राटक से भी तो मतलब कोई अगर रोगी होगा तो उनको भी तो हम कर सकते हैं ना? लेकिन उसमें दीदी आपकी अंतः ऊर्जा इस्तेमाल हो रही है। त्राटक में जो मैंने आपको बताया कि जो दिव्य दृष्टि होती है वो रडार, टेलीविजन और एक्सरे तीनों का काम करती है। एक्सरे क्या करता है कि जो बक्से के अंदर मान लीजिए लोहे की कोई चीज है, शरीर के अंदर हड्डी टूटी है तो वो भी देख लेगा एक्सरे। तो उसी तरह से जब वेधक दृष्टि आ जाती है, वेधक दृष्टि और तीक्ष्णता आ जाती है एकाग्रता के द्वारा, तो आपकी आंखें आपकी शरीर की बायो इलेक्ट्रिसिटी में आपके संकल्प बल को जोड़ करके आपकी दृष्टि में इतनी तीक्ष्णता उत्पन्न कर देते हैं कि उनमें तमाम तरह के फायदे हो सकते हैं। रेकी में आप कॉस्मिक एनर्जी को डाइवर्ट कर रहे हैं किसी के प्रति, उसमें आपका योगदान कुछ नहीं है। केवल आप भावनाशील हो, आपके मन में जिसको रेकी दे रहे हैं उसके प्रति प्रेम हो या सहजता हो कि हम इसकी हेल्प कर दें। ठीक है, ठीक है। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम। जी दीदी, प्रश्न पूछिए। हेलो, हो गया और मेरा? कोई? हाँ जी, बताइए। हेलो। डॉक्टर साहब सभी के प्रश्न हो गए, शायद अब किसी ठीक का है, प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो सभी को प्रणाम। आज का सेशन हम लोग खत्म करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।